जो लोग कहते हैं ना कि अरे अब कौन दहेज लेता है, ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। दहेज प्रथा तो अब खत्म ही हो गई है। उन्हें आज का ये शो जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है क्योंकि आज ना हम आपको सिर्फ एक केस के बारे में नहीं बताने वाले हैं, हम आपको एक पैटर्न दिखाने वाले हैं। एक ऐसा पैटर्न जहाँ शादी होती है, लड़की परेशान होती है उसके बाद, पेरेंट्स से फिर वो हेल्प माँगती है और फिर एक दिन अचानक से उसकी जो मौत की खबर है, वो सामने आ जाती है और फिर वो हेडलाइन बन जाता है। और उसके बाद लड़की के घर वाले रोते हुए कहते हैं हमारी बेटी को परेशान किया जा रहा था, कभी दहेज का आरोप लगाते हैं, कभी मारपीट का, कभी मेंटल हैरेसमेंट का। और दूसरी तरफ लड़के का परिवार खुद को डिफेंड करता है। करीबन तुम्हें नहीं लगता कि ये पैटर्न सिमिलर सा हो गया है? राइट। हर केस के फैक्ट्स अलग हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन अलग हो सकती है और किसी भी केस में ना बिना जाँच के हम किसी को दोषी जो है वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे पैटर्न के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें ये नॉर्मल लगने लग गया है, हमने इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया है? सबसे पहले हम बात करते हैं नाजिया खानम के केस की। नाजिया खानम रक्षा मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ के पद पर तैनात थी। उनका शव द्वारका में उनके घर पर पंखे से लटका हुआ मिला और नाजिया सिर्फ कुछ महीने पहले ही शादी करके अपने नए घर गई थी। और जो नाज़िया की इसी साल 11th ऑफ अप्रैल को ना मोहम्मद आज़म अली ख़ान से शादी हुई थी। उनके पति गुरुग्राम में सप्लाई चेन मैनेजर के तौर पर काम करते हैं और नाज़िया 3 महीने की जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी। ऐसी खबरें भी आ रही है, ऐसी रिपोर्ट भी बताई जा रही है। अब नाजिया के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही सीरियस हैं। परिवार का कहना है कि नाजिया को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके पति उनके साथ मारपीट करते थे और मेंटली टॉर्चर किया करते थे। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो इस मामले में अब सामने आ रही हैं। परिवार की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने जो है पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है बीएनएस के सेक्शन 85 जो कि पति या पति के रिश्तेदारों की तरफ से महिला के साथ क्रूरटी से जुड़ी हुई होती है और सेक्शन 108 जो कि सुसाइड के लिए अबेटमेंट यानी कि उकसाने से जुड़ी हुई होती है। नाजिया के परिवार ने ये भी डिमांड की है कि केस में डाउरी डेथ से जुड़ी धाराएं जो है वो ऐड की जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। नाजिया की मौत की असल वजह और परिवार के आरोपों की जांच की जा रही है। उनके पति की तलाश भी जारी है। जी हाँ, वो भाग चुके हैं। एक केस सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है ना, तो इसके पीछे की जो पिक्चर है वो अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बीते कुछ दिनों में ना हमने भोपाल में ट्विशा का, ग्रेटर नोएडा में दीपिका केस, ग्वालियर में पलक का केस जैसे कई केसेस देखे हैं। अलग अलग शहर, अलग अलग परिवार, अलग अलग कहानियां, लेकिन एक चीज बार बार सामने आती है कि शादी के बाद परेशानी, पेरेंट्स से हेल्प की रिक्वेस्ट, रिलेशनशिप में टेंशन और फिर अचानक मौत। और मौत के बाद ना एक फ़ेमिलियर सीन लड़की के जो घर वाले हैं, वो होते हैं दर्द में रोते हुए, आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था। हमारी बेटी को जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूरटी सहनी पड़ रही थी और ये सब एलिगेशन सभी परिवार वाले लगाते हैं। और दूसरी तरफ लड़के का परिवार अपना साइड रख रहा होता है, खुद को डिफेंड कर रहा होता है। अब हर केस में सच क्या है ये इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस डिसाइड करते हैं, लेकिन इतने सिमिलर पैटर्न्स ना बार बार सामने आते हैं तो सवाल उठता ही है। बिल्कुल सही बात है और सवाल इसी तरह से उठते हैं कि क्या हमने शादी के नाम पर इतनी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि हमें रेड फ्लैग ही रेड फ्लैग अब सामने नज़र ही नहीं आता है। शादी के बाद एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। लड़की को ससुराल में कॉम्प्रोमाइज़ करके तो चलना ही पड़ता है। हर बात माँ-बाप को थोड़ी बताई जाती है। कभी-कभी ये सेंटेंस ना एडवाइस के नाम पर किसी की सफरिंग को इग्नोर करने का रीज़न बन जाते हैं और हम देखते हैं कि सोसाइटी में किस तरह से इन बातों को नॉर्मलाइज़ किया गया है। और पता है, हम यहाँ पर किसी एक केस में जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको देश का डेटा दिखा रहे हैं। एनसीआरबी के 2024 के डेटा के मुताबिक एक साल में 5737 डाउरी डेथ्स रिपोर्ट की जाती हैं। यानी अगर हम इसका एवरेज देखें ना तो हर रोज लगभग 16 डेथ 16 डेथ जो होती है वो हर दिन रजिस्टर की जाती है ऑन एन एवरेज। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, शादी की जो रील्स है वो देखते हैं और इसी देश में एवरेज हर दिन इतनी महिलाओं की जो जान है वो डाउरी डेथ के केसेस में चली जाती है।
और क्राइम अगेंस्ट विमेन के डेटा में भी एक कैटेगरी बार बार जो है वो सामने आती है, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक विमेन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड क्राइम्स में इसका शेयर लगभग 27% है, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा। और केसेस की संख्या 1,20,000 से ज्यादा। अब कोई कहे कि नहीं यार ये सब तो बहुत ही रेयर होता है, तो डेटा ना कभी भी झूठ नहीं बोलता, और उन लोगों को ना ये डेटा आप एक बार ज़रूर दिखा दीजिएगा। और सबसे बड़ी जो है आयरनी वो आप देखिए, इंडिया में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बन गया था, यानी कि 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दहेज देना और लेना कानूनी तौर पर प्रोहिबिटेड है, फिर भी दहेज की डिमांड की जाती है, दहेज के लिए हैरेसमेंट होता है और डाउरी डेथ्स आज भी हेडलाइंस बन रहे हैं। बस नाम अलग हो गया, अब डाउरी जो है वो गिफ्ट्स बन गए हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ क्या लॉ की है, या प्रॉब्लम सोसाइटी की भी है? क्योंकि अगर घर के अंदर कोई डिमांड को बस एक गिफ्ट के तौर पर मांगता है और ये कहकर नॉर्मलाइज कर रहा है, तो शायद वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है गरिमा। एग्जैक्टली हर डाउरी डिमांड कैश में नहीं होती है। कभी कहा जाता है हमारे बेटे को कार तो मिलनी ही चाहिए थी, कभी इतनी बड़ी जॉब है, शादी भी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। कभी कहा जाता है कि हमने थोड़ी मांगा है, आप अपनी बेटी को दे रहे हैं। और फिर ये सब ट्रेडिशन और इज्जत के नाम पर पैक करके दे दिया जाता है। और ना लड़की के पेरेंट्स वो भी सोचते हैं कि चलो शादी जो है वो हो रही है, तो थोड़े बहुत गिफ्ट्स दे ही देते हैं, चलो बेटी खुश रहेगी, एक दो बार दे देते हैं, उससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये साइकिल जो है वो रुकेगा कब, क्योंकि घर वाले तो ऐसे ही सोचते रहेंगे। और जब हम इसे नॉर्मल कहना बंद करेंगे, जब लड़की वालों को तो देना ही पड़ता है कहना बंद करेंगे, जब हम अपने घर में भी पूछेंगे ये गिफ्ट है या डिमांड है, ये सब हमें कहना बंद करना होगा। हम यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहे हैं, हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हम रेड फ्लैग को पहचानें और रेड फ्लैग को ना रेड फ्लैग ही कहें। चलिए अब आते हैं हम अगली खबर पर, और इसका असर शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। नहीं नहीं, इस बार हम किसी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी चाय, कॉफी, मिठाई और किचन की। क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है और शुगर के प्राइसेस ने ऑलरेडी कड़वाहट बढ़ा दी है। तो इंडिया में ना शुगर को लेकर एक काफी अनयूजुअल सा सिचुएशन बन गया है। एक तरफ हमारे पास है शुगर केन बहुत सारे, वहीं दूसरी तरफ है इथेनॉल प्रोग्राम्स, और गवर्नमेंट भी ना डोमेस्टिक सप्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए शुगर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा चुकी है। लेकिन फिर भी चीनी के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे मीम भी। और फेस्टिवल सीजन आ रहा है, यानी कि मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी, घर में स्वीट्स बनेंगे, प्रोसेस जो फूड्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। और हम शायद चाय में चीनी डालते हुए भी सोचेंगे कि थोड़ी ना कम डालें क्या। वैसे जो काम जिम या ट्रेनर नहीं करवा पाया, वो शुगर के जो दाम है आई थिंक वो करवा देंगे कि अब सब लोग शुगर खाना थोड़ा कम करेंगे। और शुगर कट फाइनली अब हो पाएगा। राइट। तो इसमें मजाक अपनी जगह है, लेकिन इशू जो है ना वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ एक रीजन बिल्कुल भी नहीं है, काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर शुगर का जो प्राइस है वो लगातार अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है इथेनॉल को लेकर। इंडिया E20 टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने के टारगेट पर। और इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन भी एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, आप जानते ही होंगे अभी तक तो। और ऑपोजिशन और कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जो शुगर केन बनाने में यूज हो सकता है उसका एक हिस्सा इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ भी भेजा जा रहा है। और जब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई पर प्रेशर हो रहा है तो प्राइसेस पर असर पड़ सकता है, ऐसा ऑपोजिशन और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है। लेकिन सिर्फ ना इथेनॉल को ब्लेम कर देना भी ना कंप्लीट पिक्चर डेफिनेटली नहीं है। गवर्नमेंट और एक्सपर्ट ने एक और फैक्टर की तरफ अटेंशन जो है वो ड्रॉ किया है, वो है रेड रॉट डिजीज। शुगर केन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि उससे शुगर भी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा निकलेगी। गवर्नमेंट का कहना है कि प्रोडक्शन के बावजूद भी शुगर रिकवरी रेट एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं जा पा रहा है। और रिकवरी रेट को इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो मान लीजिए आप कि आपके पास ना बहुत सारा शुगर केन है, लेकिन उस शुगर केन से निकलने वाली जो एक्चुअल शुगर है वो एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से कम है। तो शुगर केन खेत में होने के बावजूद भी मार्केट में जो शुगर का सप्लाई है उस पर प्रेशर आ सकता है। मतलब कि प्रॉब्लम सिर्फ गन्ना कितना उगा वो नहीं है, ये है प्रॉब्लम कि उस गन्ने से किस प्रपोर्शन से चीनी निकल रही है। और यहाँ पर तीसरा बड़ा फैक्टर है वेदर।
एल नीनो कंडीशन को भी शुगर प्रोडक्शन पर प्रेशर का एक रीजन बताया गया है। इंडिया में मॉनसून और रेनफॉल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। और जब वेदर पैटर्न डिस्टर्ब होता है, रेनफॉल कम या इरेगुलर होती है, तो शुगर केन की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। पिछले एल नीनो पीरियड में शुगर प्रोडक्शन पर इसका काफ़ी इफेक्ट भी देखा गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब में गवर्नमेंट क्या कर रही है। प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सेंटर ने डेफिनेटली कुछ स्टेप्स तो लिए ही हैं, जैसे कि 13 मई को गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जो कि 30 सितंबर 2026 तक लगी रहेंगी। राइट, और साथ ही ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के थ्रू 10 लाख टन रॉ शुगर लाने की भी परमिशन दी गई है 31 अक्टूबर 2026 तक। यानी कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने और प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ही रही है। अब इसका एक्चुअल इम्पैक्ट मार्केट में कितनी जल्दी दिखेगा ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन जो फेस्टिवल सीजन है वो आने वाला है और शुगर के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि जो बजट है लोगों का उस पर डेफिनेटली प्रेशर पड़ने वाला है। तो अगर आने वाले दिनों में घर पर कोई बोले कि मिठाई थोड़ी कम बनाना, तो जरूरी नहीं कि वो डाइट पर हो सकता है कि वो इकोनॉमिक्स की समझ रखता हो। तो आज की जो दो खबरें थी ना वो अलग अलग डेफिनेटली थी। एक हमने बात की सोसाइटी के ऊपर और उससे हमने एक अनकंफर्टेबल रियलिटी चेक देने की कोशिश की, और दूसरी थी हमारी किचन और पॉकेट के असर डालने वाली खबर। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज है, जब तक प्रॉब्लम हेडलाइंस बनकर सामने नहीं आती है, हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। न्यूज को सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए भी। और आपको क्या लगता है, क्या दहेज प्रथा सच में खत्म हो गई है, या फिर बस हमने उसका नाम जो है वो बदल दिया है, दहेज अब गिफ्ट्स बन गए हैं?